हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए सेशन में। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग कवर करने वाले करंट अफेयर जो दिसंबर माह का जो है टॉपिक वाइज कर रहे थे। इसमें देखिएगा सभी चर्चित व्यक्ति है ना, इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है, पुरस्कार सम्मान, इंपॉर्टेंट थीम और दिवस जो है वो करेंगे, और महत्वपूर्ण नियुक्ति और निधन ये सारे के सारे करेंगे। अब क्यों हमने करंट अफेयर इस तरीके से स्टार्ट किया है कि देखिए यूपीपीसीएस और आरओ में करंट अफेयर का जो पैटर्न बदला है उसको लेके हमने स्टार्ट किया था। मैं उससे पहले बता दें कि किस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, वो उसमें थोड़ा-सा आपको बताया, फटाफट से ध्यान दे लीजिएगा कि मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन हमने स्टार्ट किया। उसके साथ-साथ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज़, जिसमें आपका ये दूसरा टॉपिक है, जो भी टॉपिक हमने आपको बताया। इसके साथ एक क्लास आपको मिलेगी दिसंबर की कंप्लीट महत्वपूर्ण वन लाइनर के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आपका पूरा महीने करंट अफेयर कवर होगा। और जो आ रहा है जनवरी-फरवरी, उसके लिए हम वीकली चला रहे हैं, और जैसे महीना कंप्लीट होगा फिर उसके लिए भी हम इसे मंथली कंप्लीट कराएँगे। तो फटाफट से जो साथी नए हैं वो एक बार से जुड़ जाइएगा, और पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से है। वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स और पीडीएफ्स मिल जाएँगी। जितना हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उतना आप कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर एक चीज़ की टॉपिक वाइज़। तो आपको कोई और चीज़ का अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अर्ली मैगज़ीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और देखिएगा ये यूपी पीसीएस और आरओआरए के लिए बिग टाइम स्पेशल है ना? उसी को ध्यान में रख के इतना डिटेल में कराया जा रहा है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है कहीं से भी छूटे ना, है ना? और वीकली करंट अफेयर वाला सेशन पढ़ते रहिएगा, ताकि जो जब जनवरी कंप्लीट होगा, तो आप लोग जो है ना, 1 जनवरी में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं वो आप ऑनलाइन के थ्रू अपना जान चुके रहेंगे। फिर उसका डिटेल हम आपको मंथली मैगज़ीन के थ्रू कवर करा देंगे। और इस तरीके से आपका आने वाले समय में इधर जनवरी, फरवरी, मार्च और पीछे से दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा पूरे-पूरे साल भर का करंट अफेयर। आर-ओ-आर में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, है ना? फटाफट से वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और जितने लोग देख रहे हैं ना, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वो सब भूल जा रहे हैं, तो वो सब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए, देखते हैं पहला पॉइंट है इसमें चर्चित व्यक्ति। तो दिसंबर माह में कौन-कौन से चर्चित व्यक्ति रहे हैं, उनको देखेंगे, फिर उसके बाद से नियुक्ति और बाकी अदर चीज़ें देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें जो नाम है ध्यान दीजिएगा, मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडो। ये नाम चर्चा में क्यों रहा है? तो देखिएगा 2 दिसंबर को जो है ये न्यायमूर्ति जो है मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नांडे को श्रीलंका का 48वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई। आस-पड़ोस के देश में जब कोई नियुक्ति होती है इस तरीके की इम्पोर्टेंट, तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है? ये पहली महिला न्यायमूर्ति शिरानी भंडारनायके थी वहाँ की। ना उसके बाद से ये दूसरी महिला है। कौन-सी महिला है? दूसरी महिला है जो मुख्य न्यायाधीश बनी है वहाँ पे, ठीक है? इनको जो है वहाँ पे पहला भी याद रखना आपको, और ये अभी हाल-फिलहाल में चर्चा में रही थी, इनको ध्यान में रखना है। अगला नाम है जो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, यून सुक योल। दक्षिण कोरिया के ये राष्ट्रपति यून सुक योल के विरुद्ध वहाँ पे जो है, वहाँ की संसद ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया है, और यह प्रस्ताव जो है नेशनल असेंबली में इतने वोटों से पारित हुआ, 204 से 85 वोट से पारित हुआ। राष्ट्रपति यून सुक योल जो है देश में मार्शल लॉ लाने के बाद काफ़ी विवादों में आए थे। तो इतना इम्पोर्टेंट चर्चा में ये थे, आपको ध्यान क्या रखना है, यून सुक योल कहाँ के? दक्षिण कोरिया के, ठीक है? दक्षिण कोरिया के आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम इम्पोर्टेंट, पूजा शर्मा। देखिएगा अब यहाँ पे डिटेल में हम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे पॉइंट रहेंगे यहाँ पे जो हम आपको बताएँगे, वरना सीधे-सीधे जब आपको ऑनलाइनर एमसीक्यू कराएँगे वहाँ पे आपको सीधे-सीधे मिल जाएगा। ये क्लास डिटेल वाली रहेगी जो टॉपिक वाइज़ है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लास मिलेगी। पूजा शर्मा चर्चा में रही हैं, दिल्ली की निवासी हैं। इनको जो है बीबीसी की जो है 100 प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल किया गया, बीबीसी की टॉप 100 वाले में। और इन्होंने क्या किया था, लगभग 4000 से ज़्यादा जो इस तरह की लवारिस-वारिसें थी, 100 थे, उसको क्या किया है इन्होंने, अंतिम संस्कार किया है। इस सामाजिक ज़िम्मेदारी के तहत उन्होंने ब्राइट द सोल फाउंडेशन की स्थापना की है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि चर्चा में रहा जो है ये फाउंडेशन किससे संबंधित है, या फिर पूजा शर्मा कौन है? ये एक एनजीओ है जो इस तरह की मदद करता है। तो इनको चर्चा में आई कब, बीबीसी की जो अ, 100 महिलाओं की उसमें सूची में इनका नाम आया। अगला नाम है ध्यान दीजिएगा, पायल कपाड़िया का। पायल कपाड़िया ये जो है फ़िल्म निर्देशन, पायल कपाड़िया उनकी फ़िल्म जो है ऑल वी इमेजिन हैज़ लाइट के लिए, है ना, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में नामांकित होने वाली ये पहली भारतीय निर्देशक बन गई हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, चर्चा में रहेंगे ये पायल कपाड़िया किस वजह से, तो ये सारा का सारा पॉइंट आपको यहाँ पे है। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा साथी, जैसे टॉपिक वाइज़ आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद से इसकी मंथली मैगज़ीन की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराएँगे इसी पैटर्न पर, और वीकली जो चल रहा है वो चल ही रहा है। आगे ये देखिए अगला नाम नियुक्ति से संबंधित है।
नियुक्ति में इंपॉर्टेंट क्या है, तो नाम ध्यान रखिएगा, वी राम सुब्रमण्यम इनको जो है अ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और इनको जो है किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष वी सुब्रमण्यम इनको नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति की घोषणा आप जानते हैं प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने की है। ये पॉइंट याद रखिएगा और साथ में एक दो पॉइंट क्या है इसमें, तो इसके साथ साथ देखिएगा इसमें नए सदस्यों के रूप में जो एनएचआरसी है, इसके नए सदस्यों के रूप में प्रियंका कानूनगो और डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी जो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको भी नियुक्त किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कहाँ की नियुक्ति। इसके बाद से ध्यान दीजिएगा 24 दिसंबर 2024 को हाल फिलहाल 5 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 राज्यपाल तो ऐसे आपको याद रहेंगे जो आपस में बदले गए हैं, जैसे केरल और बिहार। केरल और बिहार के 2 राज्यपाल ध्यान दीजिएगा। केरल से आ गए आरिफ मोहम्मद बिहार और बिहार से चले गए विश्वनाथ आर लेकर कहाँ, केरल। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। ये जो बने मणिपुर के जो है अजय कुमार भल्ला, है ना, मणिपुर के नए राज्यपाल बने अजय कुमार भल्ला और मिजोरम के जो है सेनावृत्त जनरल विजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला नाम है उड़ीसा के लिए, तो हरि बाबू कंभमपति जो है इनको नियुक्त किया गया है। अगला नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है नियुक्ति का, लगा लीजिएगा, संजय मल्होत्रा। तो कौन है ये, ध्यान दीजिएगा, 11 दिसंबर 2024 को ये राजस्व सचिव थे संजय मल्होत्रा, इनको जो है भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सा गवर्नर नियुक्त किया गया, 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। किसका स्थान लिया, शक्तिकांत दास का इन्होंने स्थान लिया है। इसके साथ साथ ये में इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगले इनका कार्यकाल जो है अगले 3 वर्षों तक होगा। कितने तक, 3 वर्षों तक इनका कार्यकाल होगा। संजय मल्होत्रा 26वां गवर्नर नियुक्त हुए। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, चाहे स्टेटमेंट पर दे चाहे मैच करने के लिए दे। अब जो आयोग का नया पैटर्न है कि ये मिलान कीजिए किस किस महीने का है, तो नियुक्ति से आपको याद रहेगा कि हाँ दिसंबर वाले में हमने दिसंबर महीने में पढ़ा था, तो एक अंदाजा रहेगा चलो दिसंबर का ये है, तो नियुक्ति उससे आप मंथली वाला भी कर पाएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेलेक्ट करने वाला भी कर पाएंगे। अगला नाम याद रखिएगा साथियों, हरमीत ढिल्लो। दिसंबर 2024 में इनको जो भारतीय मूल की हरमीत ढिल्लो को क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो भारत का कोई भी अगर इस तरीके से विदेशों में अगर नियुक्ति हो रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरमीत ढिल्लो नाम याद रखिएगा, है ना, सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है अमेरिका में। ठीक है, सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में हरमीत को जो है पास चुनाव कानून और नागरिक, इनके पास क्या करेगा, अधिकारों के निष्पक्ष और सशक्त की जिम्मेदारी होगी। तो हरमीत ढिल्लो कहाँ पर, यूएसए में। क्लियर रहेगा। अगला नाम ध्यान दीजिएगा, काश पटेल। अगला नाम क्या है, काश पटेल। इनकी नियुक्ति क्या होती है, 1 दिसंबर 2024 को जो है ट्रंप के मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक काश पटेल को जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया, एफबीआई का, है ना। यह नियुक्ति के साथ साथ वे ट्रंप मंत्रिमंडल में नियुक्त होने वाले दूसरे अमेरिकी भारतीय व्यक्ति होंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को देश के स्वास्थ्य अनुसंधान के वित्त पोषण संस्थानों में उनकी नियुक्ति की थी। तो काश पटेल का नाम याद रखिएगा, ट्रंप के मंत्रिमंडल में ये हुए हैं, है ना। अगला नाम ध्यान रखिएगा, मिखाइल अ, कावेलाशविली। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। ये क्या किए हैं, ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिएगा अब इस तरीके की जो हाल फिलहाल में विश्व में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है, उनको जो है आयोग आपसे क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए दे रहा है, 2 सूची बना रहा है और आपसे मिलान करवा रहा है कौन किस जगह के हैं। तो सिंगल एक याद रखने से नहीं होगा, आपको बाकी जो भी अलग अलग जगह के होंगे वो राष्ट्रपति का आपको याद रखना पड़ेगा। तो जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये छठा राष्ट्रपति इनको घोषित किया गया है। और याद रखिएगा ये फुटबॉल के पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट नाम आएगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपने देश का, देवेंद्र फडणवीस। ये चर्चा में क्यों रहा है, तो हाल फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस जो है तीसरी बार जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस। इसके साथ साथ ये जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक इसमें 132 सीटें मिली थी 24 वाले चुनाव में, और पूर्व मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार को जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो ध्यान दीजिएगा, एकनाथ शिंदे इसके पहले मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री रहेंगे, और देवेंद्र फडणवीस क्या होंगे, तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला नाम याद रखिएगा, नोटुम्बो नांदी नदैतवा। ये क्या है, तो ये जो है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आने वाले एग्जाम से ये नाम आपसे को देखने को मिलेगा, इसलिए कि विश्व स्तर पर ये पहली महिला है जो
नामीबिया की हैं, पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी, निर्वाचित हुई हैं। इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद है, दिसंबर की नियुक्ति में ये नाम याद रखिएगा। आपको दिखेगा ROR एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है या PCS एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर रहेगा, इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखिएगा। कार्यकाल वही इनका जो है 5 वर्ष का होगा, बाकी शपथ लेने के बाद ही अपना कार्यभार संभालेंगी। यहाँ पे क्या है, वर्तमान में क्या एक पॉइंट है कि अफ्रीका की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला होंगी। मतलब अगर पूरे अफ्रीका की बात करें, तंजानिया की सामिया सुलूहु हसन वर्तमान में अफ्रीका की एकमात्र महिला राष्ट्रपति है। तो इसके पहले जब इनका ये नाम था तो ये भी PCS वाले एग्जाम में आपसे पूछा गया था। सामिया सुलूहु हसन 2022 के PCS में शायद ये वाला प्रश्न आया था प्रीलिम्स में कि तंजानिया की जो सामिया सुलूहु हसन कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो पूरे अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे ये पहली ये थी और दूसरी ये है, और खासकर नामीबिया उस देश की ये पहली रहेंगी, ध्यान रखिएगा। अगला नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी नाम। कौन सा नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है अब ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए CEO प्रबंधक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है, राजीव कुमार। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, एक अपॉइंटमेंट के थ्रू। आप देखिएगा कि ये जो एरोस्पेस है इसकी स्थापना 1995 में हुई है। इसकी स्थापना भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोनिया के बीच एक उद्यम के रूप में स्थापित की गई थी, ठीक है। इसने जिसमें बहुत सारे इसके नए उत्पाद जो आए थे, जिसमें ब्रह्मोस सेकंड सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, है ना, ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, ये सब सारी चीज़ इस संस्था के द्वारा बनाई गई हैं। नाम याद रखिएगा, ब्रह्मोस एयरोस्पेस, और राजीव कुमार इसके CEO नियुक्त हुए हैं। अब आगे देखिए, अगला एक नाम है जोकिम अलेक्जेंडरसन। ये जो भारतीय फुटबॉल महासंघ ने स्वीडन के जोकिम अलेक्जेंडर को भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 टीम का जो है मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो भारत से रिलेटेड है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा ये कहाँ कर रहे हैं, कि ये जो है स्वीडन के हैं, ये नाम याद रखिएगा। और भारत के महिला अंडर 20 और 17 के टीम के जो मुख्य कोच ये नियुक्त हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अब आ गया यहाँ से निधन, कुछ महत्वपूर्ण निधन जो हुए थे, इंपॉर्टेंट रहे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव खास करके। ये जो अमूल रत्न आप कह लीजिए, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इन पे जो है एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनने के चांसेस है, जैसे RAR में इसके पहले, और उसके पहले PCS वाले में लता मंगेशकर पे भी स्टेटमेंट आ चुका, इधर फातिमा बीबी पे स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ चुका है। तो अब देखिएगा एक फेमस पर्सनालिटी जिनकी निधन हुई है, ये मनमोहन सिंह। इनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं आप एक जगह शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न ही मिलेगा। तो 26 दिसंबर को देखिएगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नई दिल्ली में निधन होता है। ये 92 वर्ष के थे। और इनके बारे में जो अन्य पॉइंट्स है वो पॉइंट देखिए क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट कि वे 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इसी तरीके से स्टेटमेंट आपसे बनाएगा, ईयर दे के बनाएगा कि किस किस बीच में ये क्या रहे हैं। 91 में वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो LPG आया उसको इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। इसके पहले अगर बात करेंगे तो 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। 85 में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 90 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं। तो ये सब सारी इनकी उपलब्धियां रही हैं, और सारे पॉइंट्स को आपको कीवर्ड बना के आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट जो है, अगला नाम जो है इस तरीके का है, फिल्मकार श्याम बेनेगल। हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ। तो सीधे से पूछ लेगा चर्चा में श्याम बेनेगल का संबंध किससे है ना। तो ये एक भारतीय सिनेमा से इनका संबंध है। इनको जो है एक किडनी डिजीज प्रॉब्लम थी, इसके इनका निधन हो गया है। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो 1962 में पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म, है ना, घर बैठा गंगा, जो बनाई थी। सम्मान इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, 18वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो इतने सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। तो नो डाउट की एक फेमस पर्सनालिटी रहे थे ये, श्याम बेनेगल फिल्मकार थे, याद रखिएगा। अगला भी इस तरीके के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन। 16 दिसंबर को इनकी निधन होता है इनका। और ये जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इनका हुआ। उसके बाद से आप देखेंगे बीमारी की वजह से इनका निधन हुआ, वो सब देख लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इनके नाम के साथ क्या है कि इन्होंने क्या क्या किया है, तो वो देखिएगा। सबसे पहले तो देखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड इनको 1992 में मिला था, द प्लेनेट ड्रम, और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिला इनको। इसके बाद 2024 में 3 अलग अलग संगीत एल्बम के लिए एक साथ ग्रैमी अवार्ड इनको मिला। 1988 में इनको पद्म श्री, 2002 में पद्म भूषण, और 2023 में पद्म विभूषण इनको मिला, ठीक है। और 1990 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, इनके ऊपर भी
अगर प्रश्न बने तो देखिएगा स्टेटमेंट वाला बन सकता है, जाके क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेगा कि इस फील्ड से संबंधित थे तो तबला वादक रहे और उनकी जो उपलब्धियां आप यहाँ बता दी हैं। अब यहाँ से प्रश्न बने तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिएगा MDR रामचंद्रन, है ना। पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन का जो है 90 साल की उम्र में निधन हुआ। और इनकी उपलब्धियों में आप देखिएगा कि ये अ, पुदुचेरी जो प्रदेश है कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ से इनका क्या संबंध है, ये आप देख लीजिएगा। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, राज मनचंदा, भारत के दिग्गज स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंदा का 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन होता है। ये 6 बार राष्ट्रीय खिताब के विजेता रहे हैं और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। ये 1977 से 82 तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे और उसके बाद सर्वाधिक 11 खिताब इन्होंने जीता है। तो इनके नाम से अगर थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे, स्क्वैश खिलाड़ी रहे हैं, मिलान करने को भी दे सकता है, 4 निधन देके उनके फील्ड क्या क्या है, कौन किस फील्ड से संबंधित है, ये सब देके आपको मिलान करने को दे सकता है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे हम लोग पुरस्कार के, तो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है 1 बाय 1 करके देखेंगे। और इस तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो भी इसके डिटेल पॉइंट है उस सारे पॉइंट्स को आपको हम यहाँ पर चर्चा करते रहे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। पहला पुरस्कार है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसके साल के बारे में। ये जो है मिला किसको है, पंडित स्वपन चौधरी को मिला है। ठीक है, 2023 का। ये कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक। तो अब जो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 ये मिला है स्वपन चौधरी को। ठीक है, ये तबला वादक है, कहाँ के, कोलकाता के। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की सम्मानित किया गया इंदौर की जो सनत न्यास संस्था है 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान दिया गया। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है ग्वालियर में आयोजित होकर दिया गया, तो बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, तानसेन पुरस्कार जो है भारतीय राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक है शास्त्रीय संगीत उसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। ठीक है, इसकी स्थापना वगैरह और बाकी कितने में सम्मान राशि है, हमें जो पॉइंट ध्यान रखना है वो इस सम्मान में ध्यान देखिए, नाम याद रखिएगा, किस फील्ड के हैं ये और कहाँ के हैं ये, 3 पॉइंट याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान मिला है ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, या हाल फिलहाल में अपने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो कुवैत के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार का नाम याद रखिएगा और किसको दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिए अगला पुरस्कार फटाफट से देखते चलिएगा क्योंकि जो इस पुरस्कार में है, जो जनरली पुरस्कार का भी जो प्रश्न आ रहा है वो मिलान करने वाला है, तो किसको मिला और किसके द्वारा मिला। ठीक है, 2-3 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपका पुरस्कार का जो है सवाल जो है गलत नहीं होगा। 34वें GD बिरला पुरस्कार, 34वें GD बिरला पुरस्कार क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मिला है सुबी जैकब को। ठीक है, प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को जो है ये पुरस्कार मिला, 34वां GD बिरला पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके साथ जो इसमें सम्मान राशि वगैरह उसका नहीं अपना ध्यान रखना है। बाकी ये ध्यान रखिए, 34वां बिरला पुरस्कार किसको मिला, प्रोफेसर सुबी जैकब को। ठीक है, और के बिरला फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2023। इससे एक चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगा, जो आप मैगजीन पढ़ेंगे तो जितना सारी चीज़ें लिखा रहता है टू द पॉइंट, आपको एग्जाम ओरिएंट कंटेंट में क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे डेनियल अवार्ड 2023 के बारे में अगर बात करें तो शाहजी एन करूर, ठीक है, इनको प्रदान किया गया, शाहजी एन करूर को ये प्रदान किया गया है। पुरस्कार स्वरूप योगदान ने कुछ आपको धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, केरल सरकार द्वारा प्रदान किया था, किसके द्वारा, केरल सरकार द्वारा प्रदान किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, JC डेनियल अवार्ड 2023 शाहजी एन करूर को दिया गया है और ये केरल सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। किस फील्ड के लिए दिया जाता है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो है मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो नाम याद रहेगा, बाकी सारा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 क्या है, अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, इनको दूसरी बार, इसके पहले भी ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बन चुके हैं और दूसरी बार ये टाइम पत्रिका के द्वारा जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे पहले जब ये कब बने थे, तो 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर
रह चुके हैं। ठीक है, इतना सारा पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मिलान में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 34वां ब्यास सम्मान। 34वां ब्यास सम्मान क्या कह रहा है, तो देख रहे हैं हिंदी लेखिका जो सूर्यबाला है, इनको 2024 का 34वां ब्यास सम्मान मिला है। इनका उपन्यास क्या है, तो उपन्यास का नाम भी याद रखना है। तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, उपन्यास कह रहा है इनका कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये इनका जो है उपन्यास है, इसके लिए दिया गया है। और ये भी जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये सम्मान जो आप देखिएगा 1991 में शुरू किया गया था, इसमें 4 लाख रुपए की नगद राशि है, बाकी प्रशस्ति पत्र है। हमें जो पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है, क्या रखना है, 34वां ब्यास सम्मान किसको मिला, तो हिंदी लेखिका सूर्यबाला, किसके लिए, तो उपन्यास, ये उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। 34वां ब्यास सम्मान है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार। ठीक है, तो टॉम क्रूज को, किसको, टॉम क्रूज को ये पुरस्कार दिया गया, अमेरिकी नौसेना का प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार, है ना, टॉम क्रूज को पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है, साथ ही देखते हैं आगे इसमें और क्या पॉइंट है। तो इसमें वही सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट बस बता दिए, बाकी आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं ध्यान देनी है। अगला देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 है, इसका आयोजन तो पहले जानिए आपको नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इस पुरस्कार का आयोजन वितरण का जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किए गए हैं, है ना, वो इसकी उनके अध्यक्षता में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो देखिएगा, अलग अलग कैटेगरी है, उन कैटेगरी में इन सारे पुरस्कार जैसे जल संरक्षण, बाकी सारी कैटेगरी है। इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को पुरस्कार मिला है तो आप ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा और उड़ीसा को जो है सबसे अधिक पुरस्कार प्रदान किया गया। विजेताओं को लगभग 46 करोड़ रुपए का प्रदान किया गया। तो इसमें 2 नाम आपको याद रखना है, त्रिपुरा और उड़ीसा, इनको सबसे अधिक पुरस्कार दिए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में। आयोजन ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में हुआ है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, गोल्डन जो रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार 2024 है, ये किसको दिया गया, क्या इसमें है, तो ध्यान दीजिएगा, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में जो मिल्को लाजारो द्वारा निर्देशित बुल्गारिया फिल्म है स्टैटू डोटो, ठीक है, को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। इसमें बात करें तो इसी को जो है, इस फिल्म को गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो स्टे डोटो तल्का जो है एक फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ बुल्गारी फिल्म है, इसको ये दिया गया। बाकी इसमें क्या पैसा दिया गया, क्या क्या उतना ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखिए कि किसको ये पुरस्कार दिया गया, मिलान में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द जो है। आप सभी के लिए सिर्फ देखिएगा, RO ARO और UPPCS स्पेशल करंट अफेयर जो आयोग का नया पैटर्न है, उस पैटर्न पर जो है आपके लिए MCQ बना के प्रैक्टिस कराएंगे। तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, जितने लोगों को कमेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग इस पे काम किया जाए, क्योंकि उस पे एक अलग तरीके से सारी चीज़ें फ्रेम की जाएंगी, क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन, तो उसमें टाइम टेकिंग है। बट हाँ, कोशिश किया जाएगा कि हर महीने जो ये मैगजीन है, इस मैगजीन की आपको कंप्लीट MCQ करा दीजिए अलग से बना के, ताकि आपका बेस्ट तरीके से आयोग के नए पैटर्न पर आपका जो रिवीजन हो जाए। अगला देखिएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये जो है, नाम याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने के द्वारा दिया था। और ये माधव गडगिल जो है, नाम याद रखिएगा, माधव गडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र का आप देखेंगे सर्वोच्च क्या है, पर्यावरण का सम्मान है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम एक वन लाइनर MCQ करा रहे हैं वीकली, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये तो वन लाइनर हो जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ से भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो जो आपका वन लाइनर है MCQ, वो आपका RO या फिर इसके पैटर्न पर है, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे RO और PPCS में। बट हाँ, जो वीकली करंट अफेयर्स उसको वन लाइनर है, कहीं कई जगह जिससे वो आपको मिलान करने के लिए अगर 4 स्टेटमेंट दे दो, उसमें से आपका 1-2 स्टेटमेंट मिल जाएगा, 1-2 प्रश्न के थ्रू, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करने वाला, तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ से कवर हो जाएँगी, एक हल्का-फुल्का आपको आइडिया रहेगा। ज़्यादातर वो बेस्ट रहेगा वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, है ना। लेकिन आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, इसके लिए बहुत जल्दी हम एक नए सेशन लेकर आएँगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएँगी, ठीक है। तो ये सारा पुरस्कार देख लीजिए, और इसका शॉर्ट नोट्स भी तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट नोट्स भी। किस तरीके से 10 से 12-13 पेज में हम कोशिश करेंगे पूरी मैगज़ीन आ जाए, और जो टू द पॉइंट रिलेवेंट है उसको आप उसमें कवर किया जा सके। अगला पुरस्कार देखिएगा साथियों, टर्नर पुरस्कार 2024। क्या है टर्नर पुरस्कार 2024? ये देखिएगा किसको दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, चित्रकार जसलीन कौर को 2024 का टर्नर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है।
इसमें जो है सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट बनी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उनकी ये प्रदर्शनी है ऑल्टर, ठीक है, अल्टर अल्टर इसके लिए पुरस्कार दिया गया है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान इसमें बाकी क्या कैसे पुरस्कार है, कितनी राशि है, ठीक है, वो बहुत सारा डिटेल हो जाएगा। बट 2-3 पॉइंट आपको क्या देंगे, टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर को किस फील्ड से संबंधित है, चित्रकार है। और अल्टर अल्टर ये उनकी प्रदर्शनी है, ये चीज़ आपको ये इसके लिए दिया गया। और सबसे ये कम उम्र की जो है इसमें जो है फाइनलिस्ट रही, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पुरस्कार देखिएगा, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024। तो ये देखिएगा चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट, ठीक है, मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें पॉइंट याद रखना है, मिशेल जो बैचलेट है कहाँ की है, चिली की है। और इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण जो विकास पुरस्कार इनको दिया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे कुछ अन्य पुरस्कार जो है, जैसे कि फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024, इसमें क्या क्या है। तो इसका 5वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और इसमें कुछ ओटीटी अवार्ड्स की जो प्रमुख बिंदु है वो पुरस्कार देख लीजिए, जैसे कि वेब सर्वश्रेष्ठ फिल्म में वेब ओरिजिनल में अमर सिंह चमकीला ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में देख लीजिएगा अमर सिंह चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को, अभिनेत्री में देख लीजिए, ठीक है, महिला में सहायक अभिनेता सर्वश्रेष्ठ इसमें जो है, और क्या है, एक श्रृंखला देख लीजिएगा द रेलवे मैन है, ये थोड़ा अलग रहेगा, आपको पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला क्या पुरस्कार है, ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024, ठीक है। ये पुरस्कार जो भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में ISSA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमान द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट अगर हम बात करेंगे साथी, तो युद्धाभ्यास से है। दिसंबर महीने का 2-3 महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। पहला अभ्यास हरिमाऊ शक्ति अभ्यास, जो युद्धाभ्यास है इसमें देखिए पहली चीज़ तो किसके किसके बीच में हुआ, कब हुआ, डेट भी पूछ रहा है। और उसके साथ साथ जगह का नाम अगर रहे तो कौन सी जगह, संस्करण, ये 3-4 बातें अगर ध्यान रखेंगे तो युद्धाभ्यास का प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। इस बार जो यूपीपीसीएस में आपका प्रश्न था वो मिलान करने वाला था, लेकिन डेट वाइज था। क्या था, डेट वाइज या मंथ वाइज कह लिए। तो अगर मंथ भी अगर आपको याद रहता है कि किस मंथ का कौन सा है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और कैसे मिलान करना है वो चीज़ आपको ध्यान में रहेगा। ऐसा नहीं कि जो इस बार जिस तरीके से है उसी पर रहेगा, लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान रखना है यूपीपी सारे वालों के लिए करंट अफेयर पढ़ते समय आप थोड़ा-सा डीप उसकी स्टडी करेंगे। अन्य जो उसके पॉइंट्स उसके रिलेटिव पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, है ना? आयोग कभी भी अपना जो पैटर्न है वो बदल देगा, वो बदलेगा ही, क्यों ना बदले, क्योंकि जिस तरीके से कॉम्पिटिशन है ना? एक अलग लेवल पे कॉम्पिटिशन को लेके जाना है ताकि फेयरनेस बनी रहे। तो उसके लिए भी ठीक है, पेपर का पैटर्न इस तरीके से आ रहा था, नो डाउट सब लोग पढ़ ही के दे रहे हैं। आप भी पढ़िए, मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हरिमाऊ शक्ति की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये दिसंबर में आयोजन होता है इसका। आप देखिएगा भारत और मलेशिया के बीच का ये युद्धाभ्यास है, ठीक है। चौथा ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आयोजन जो है मलेशिया के पहांग में किया गया है। कहाँ पे, मलेशिया में किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें और कोई बात जो इसमें आपको ध्यान देना है, तो प्रतिवर्ष ये आयोजित किया जाता है, इससे कोई वो नहीं। आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, 2-3 बातें। भारत और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति दिसंबर में आयोजित होता है, चौथा संस्करण है और आयोजन मलेशिया में हुआ है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, काम चल जाएगा। सिम्बेक्स अभ्यास 2024 की अगर हम बात करेंगे साथियों, सिम्बेक्स अभ्यास 2024 तो 1 से 8 दिसंबर तक ये भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच में ये अभ्यास हुआ। टेबल टॉप सैन्य अभ्यास किया गया है। ये संयुक्त अभ्यास जो है आतंकरोधी अभियानों की योजना के लिए किया गया है। इसके हिसाब से जो भी और रणनीतियाँ रही इसमें चर्चा की गई। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास 2024 हुआ। इसके साथ इस महीने के 2 ये थे। और अभी देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो फटाफट से पूरे महीने दिसंबर महीने कुछ दिवस। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दिवस का जो भी ट्रेंड है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछने का मतलब क्रम सेट कीजिए कौन किसके बाद आता है। दिवस का डेट नहीं रहेगा, आपको सिर्फ दिवस दिया रहेगा, उसको आपको सेट करना है। ऐसा अभी यूपीपीसीएस में 2 प्रश्न थे इस तरीके से, ठीक है, 2 प्रश्न थे सिर्फ दिवस से जो अरेंज करने वाला था। तो अब हर महीने की इंपॉर्टेंट जो आपको लग रहा है वो डेट आपको याद रखना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसकी थीम है वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करा दे रहे हैं। जैसे कि 1 दिसंबर की अगर हम बात करेंगे, विश्व एड्स दिवस, है ना? थीम क्या था, अधिकार
पथ अपनाएं, ठीक है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को ही मनाया गया सीमा सुरक्षा बल का अपना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। खासकर ध्यान दीजिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना, देखने में तो ना इंपॉर्टेंट लगे लेकिन वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। तो इसमें क्या थीम है इसकी, एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों का के जो नेतृत्व उनको बढ़ावा देना। 3 दिसंबर। 4 दिसंबर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 4 दिसंबर याद रखिएगा विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, 4 दिसंबर वाला। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी है। 5 दिसंबर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट में रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व मृदा दिवस। थीम याद रखिएगा मृदा की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन। तो ये सारा का सारा जैसे 5 दिसंबर और ये वन्य जीव वाला दो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी, ध्यान देखिएगा, 9 दिसंबर वाला। भारतीय भाषा दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विजय दिवस। विजय दिवस याद रखिएगा, हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है विजय दिवस, 16 दिसंबर वाला, ठीक है। उसके बाद से आ गया ये, ध्यान दीजिएगा ये वाला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। 21 दिसंबर याद रखिएगा विश्व ध्यान दिवस, पहली बार इस तरीके का थीम थी, मनाया गया। आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 22 दिसंबर गणित दिवस, आप जानते ही हैं। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, थीम इसके ध्यान रखिएगा समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। उसके बाद से ये 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, 24 वाला राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो इस तरीके से साथियों ध्यान दीजिएगा पूरा का पूरा आपका महीने का महत्वपूर्ण दिवस। अब इसमें जिसको लगेगा अरे ये तो ऑनलाइन है, अब इसमें और ज़्यादा डिटेल नहीं, क्या ही कराएगा कोई। दो चीज़ें रहती हैं, एक तो थीम पूछ ले दिवस का, या फिर दिवस पूछ ले। तो पहले तो सिंगल 4 ऑप्शन देके पूछता था, अब क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने को पूछ रहा है और आरएमवी करने के लिए पूछेगा। तो ये पॉइंट 4 आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ तक हमने करा दिया है। आपको सेशन कैसा लगा, स्पेशल आर ओ के लिए तो चल ही रहा है। बाकी अन्य आपके जो डाउट्स हैं उसको कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।